नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1-2 को कवर करूंगा, जो कि सीटेट पेपर 2 और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं, तो जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साइंस वाले स्टूडेंट, आपके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में साइंस से 6 to 10 एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं सीटेट पेपर 2 में भी साइंस से तैयारी करने वालों स्टूडेंट के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। वहीं आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेसन है भोजन या कहाँ से आता है। तो यहाँ से जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसे ही हमें पढ़ना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो पहला हाईलाइटेड टॉपिक है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने के सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। तो पहला टॉपिक यहाँ से बनता है, हम भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की या सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक बनता है, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं? हम पत्तियाँ वाली अनेक सब्जियाँ खाते हैं। कुछ पौधों के फलों कुछ पत्तियों के अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों या भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ें, कभी तना, कभी पुष्प को भी अपने भोजन के रूप में खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मधुमक्खियां फूलों के मकरकंद मीठे रस एकत्रित करती हैं, इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फल और उनका मकरकंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरकंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष में इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों को मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे कि शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उस वर्ग में रहते हैं। इस प्राणी को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों होते हैं? इसे तीसरे वर्ग में रहते हैं, इसे हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो यहाँ से मेन प्रश्न बनता है कि पहले वर्ग में केवल हम उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। और यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं के नाम भी बता सकते हैं जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें हम तीसरे वर्ग में रखते हैं, इसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो मेन सारांश बनता है पेपर का, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। हमारे भोजन में मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो ये लेसन का पूरा सारांश था, यहीं से प्रश्न बनते हैं। चलिए लेसन 2 देखते हैं। अगला लेसन है भोजन के घटक। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक बनता है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे ही देखते हैं। तो पहला टॉपिक है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो पंजाब में मक्के की रोटी खाया जाता है। दाल मांस का व्यंजन में राजमा खाया जाता है। सब्जियों में सरसों का साग खाया जाता है। अन्य व्यंजन में दही और घी खाए जाते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में अन्न में चावल खाया जाता है। दाल या मांस का व्यंजन में अरहर की दाल तथा रसम चारू खाया जाता है। सब्जियों में कुंदरू खाया जाता है। अन्य व्यंजन मुट्ठा, घी, अचार होते हैं। तो यहाँ से यही मेन टॉपिक होता है। हमारे देश में खाने में विविधता होती है। हर जगह अलग अलग लोग अलग अलग तरह के प्रकार से खाना भोजन खाते हैं। अगला टॉपिक जहाँ से प्रश्न बनता है, कच्चे सामग्री में हमें शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक बनता है, कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भारी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दिया जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आता है, किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो उसका आसानी से परीक्षण किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखने पर किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो बैंगनी रंग जो होता है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में कागज का तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाली भोजन भी कहते हैं। जैसे कुछ स्रोत दिए गए हैं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, गेहूं, चावल, बाजरा आदि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। वहीं हमने 3 पोषकों के बारे में बात करते हैं, जिसमें 3 पोषकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थिति रहते हैं। तो हमने 3 पोषकों के बारे में बात किया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों को उपस्थिति में रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में भी कुछ ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को पाया शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो प्रोटीन युक्त भोजन को पाया शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थियाँ, दांत तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के नाम से जाना जाता है। विटामिन को एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो विटामिनों का जो एक समूह होता है उसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा को आंखों में स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र जो 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं विटामिन। जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया गया सब विटामिन के स्रोत हैं। दूध, केला आदि, मछली वगैरह, दूध, अंडा, ये सब
विटामिन के स्रोत हैं। वहीं चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से बहुत अधिक होती है। यहाँ से सीटेट में बार बार प्रश्न बनता है, या बिहार शिक्षक बहाली में भी सीटेट सब में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा भी हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो आहार किसे कहते हैं, पहला प्रश्न यह बनता है। तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनके हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। तो हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो अगला प्रश्न यह बनता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न तो आहार के बारे में बनेगा, तो आप लोग बताएंगे सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक न होना चाहिए, न कोई कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल का होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फूलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। आगे देखते हैं। चावल और दालों के बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। तो चावल और दाल को जब हम बार बार धोएंगे तो उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ से सीटेट में प्रश्न पिछली बार भी बना था, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। तो ऐसा पूछा गया था प्रश्न, ऐसा कौन सा विटामिन है जो पकाने पर आसानी से नष्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी हो जाता है। रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग भी कहते हैं। तो वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग भी हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं विटामिन तथा खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग के विकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए में क्षीणता दृष्टिहीनता होती है। विटामिन ए से क्षीणता दृष्टिहीनता होती है। इसके लक्षण होते हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। तो विटामिन ए के लक्षण है। विटामिन ए से क्षीणता दृष्टिहीनता होती है। इसके लक्षण होते हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी रात दिखाई देना बंद हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B1। इससे रोग होता है बेरी, दुर्बल पेशियां तथा काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। तो विटामिन B1 से दुर्बल पेशियां तथा काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण होते हैं मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी, अगला है विटामिन डी जिससे रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियों का मुलायम हो जाता है। तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है। इसके लक्षण होते हैं अस्थियों का मुलायम होकर, चलिए आगे देखते हैं, होकर मुड़ जाना। अगला है कैल्शियम। तो कैल्शियम से अस्थियों तथा दंत क्षय रोग होता है। इससे कमजोर अस्थियां तथा दंत क्षय होता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन से घेंघा या गाइटर होता है जिससे गर्दन की ग्रंथि को फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आदि होना। तो आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है। इसके लक्षण होते हैं गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लो, अगला है लो। इससे अरक्तता होती है, इसमें कमजोरी आ जाती है। तो लो से अरक्तता आती है, कमजोरी होती है। चलिए आगे देखते हैं।
तो यहाँ से जो मेन सारांश निकल के आता है पूरे लेसन का, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमारे शरीर को मुख्य रूप में ऊर्जा कौन प्रदान करती है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। अगला है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। तो प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। तो विटामिन हमारे शरीर से रोगों की रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुष्णांश तथा जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुष्णांश तथा जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्टता, रोग तथा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता हो जाए तो विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1-2 साइंस के एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 1-2 को कवर किया। अगर आप सीटेट पेपर 2 की साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती में भी जो साइंस से पेपर देंगे उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में 6 to 10 एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्लास सीटेट पेपर 2 के लिए तो महत्वपूर्ण थी ही, साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। तो अगर आप सीटेट एनसीईआरटी या एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ की क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जा रहा है। आज से साइंस की क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने। वहीं एसएसटी की क्लास पहले से विपुल सर करवा रहे हैं। ईवीएस के अंतर्गत मैंने क्लास 3rd 4th को ख़त्म कर दिया है। 5th के चैप्टर 1st 2nd 3rd को भी कवर कर लिया है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।